नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच में। मैं हूं कृतिका। न्यूज पंच में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। फिर वो खबर चाहे देश से जुड़ी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत की हो या आपके खुद के फायदे की हो, और खबर से जुड़े हुए हर पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने सहयोगियों से भी जानते हैं उस खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट, जिससे आप किसी भी खबर से अछूते ना रहे। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइंस के जरिए। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहले और प्रमुख तौर पर बात होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर की, जहां ट्रंप ने एक बार फिर से टाइम बम छोड़ दिया है। जी हां, ईरान को चेतावनी दी है और आखिर ये चेतावनी अब कितने घंटे की या यूं कहें कि कितने समय की दी गई है वो आपको बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में, और साथ ही ईरान ने क्या कुछ दिया है जवाब। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें। दूसरी प्रमुख खबर है असम से जुड़ी हुई, असम की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस ने हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी पर 3 पासपोर्ट होने का आरोप लगाया, जिसके बाद में अब कांग्रेस का जो ये वार था वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है। कैसे ये वार बेकार हुआ कांग्रेस का और कैसे कांग्रेस का प्रोपेगेंडा सभी के सामने आया, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है आपके फायदे से जुड़ी, जैसा हमने पहले भी बताया कि स्टेशन पर आकर कैसे आपको एयरपोर्ट वाला फील मिलने जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है उसका किस तरीके से जीर्णोद्धार और पूरा उसे हाईटेक करने की तैयारी है, क्या है पूरा प्लान रेलवे का, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। सबसे पहली और प्रमुख खबर, जहां आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का आज है 38वां दिन, और इस संघर्ष के खत्म होने के फिलहाल तो कोई संकेत नहीं मिल रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। अब ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है कि वो मंगलवार तक हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, नहीं तो नरक बना दिया जाएगा। अब ये बयान उनकी तरफ से दिया गया, जिस पर ईरान ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए जवाब दिया कि अगर हमले हुए तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा। अमेरिका इजराइल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पहले जैसा नहीं रहेगा, ये बात ईरान की तरफ से कही गई। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये संघर्ष कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा, क्योंकि इसका असर कई देशों पर पड़ रहा है। इस संघर्ष के चलते वैश्विक असर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप के डेडलाइन के साथ बड़ा दाव। तो आपको बता दें कि ट्रंप ने डेडलाइन दी और ट्रंप की डेडलाइन के साथ ये बड़ा दाव भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खेलते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि ईरान को ट्रंप ने नया अल्टीमेटम दे दिया है और ये कहा है कि अगर हॉर्मुज नहीं खोला गया तो कहीं ना कहीं आगे कार्रवाई और बढ़ती हुई नजर आएगी। हॉर्मुज नहीं खोलने पर सीधे तौर पर यह चेतावनी इस समय दी गई है और समय दिया गया है ईस्टर्न टाइम के हिसाब से मंगलवार रात 8 बजे का। तो ये डेडलाइन इस समय दी गई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हालांकि इसको लेकर जवाब भी दे दिया गया है ईरान ने, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से जवाब भी इसको लेकर दिया गया है और ईरान को ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया, डेडलाइन के साथ ये बड़ा दावा और हॉर्मुज नहीं खोलने पर ये वार्निंग इस समय दी गई है और साथ ही समय दिया गया है मंगलवार रात 8 बजे का ईस्टर्न टाइम के अनुसार। और इसके साथ ही ये बयान दिया उन्होंने इस पोस्ट के जरिए कि अगर नहीं खोला तो नर्क बना देंगे, पावर प्लांट और पुलों पर हमले किए जाएंगे। पहले भी, हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डेडलाइन दे चुके हैं और उसके बाद में अब एक बार फिर से ईरान को ये डेडलाइन दी गई है। और ईरान जैसे जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डेडलाइन देते हैं, एक समय निर्धारित करते हैं, तुरंत ही ईरान पलटवार करता हुआ नजर आता है और वो साफ कहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अभी नहीं खोला जाएगा। और एक बार फिर से इसी तरीके का कुछ जवाब ईरान की तरफ से भी सामने आया और कहा कि हमले का उसी तरह से जवाब मिलेगा जैसा हमला उसके ऊपर किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान सामने आया और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि किसी भी हमले के लिए उनकी सेना पूरी तरह से तैयार है और निशाने पर यूएस यानी कि अमेरिका और जो उसके साथी हैं, जो उसको सहयोग कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर निशाने पर रहेंगे। ये जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह भी कहा गया कि जल्द ही जो खाड़ी क्षेत्र में नया ऑर्डर जो तैयार किया जा रहा है उसे जल्द ही लागू किया जाएगा जमीनी स्तर पर। यह बात भी ईरान ने कही है। बाकी ये नया ऑर्डर क्या है उसको भी हम जानेंगे, लेकिन इसके साथ ही भारत की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वो भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें बदल रही हैं, लगातार जो घटनाक्रम है उस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। और ऐसे में 3 देशों के विदेश मंत्री से चर्चा की है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। तीनों देशों के विदेश मंत्री से बात की और संघर्ष पर एस जयशंकर ने ये बात की है।
क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर यह पूरी बात हुई है, चर्चा हुई है और साथ ही चिंता भी जाहिर की है। 3 देशों के साथ, जिसमें ईरान है, कतर है और यूएई है। इन तीनों देशों के साथ सीधी बात हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से की गई। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि हॉर्मुज से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एक और भारतीय टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। जी हां, ये तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। एक और भारतीय टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट को ये पार किया है और ग्रीन आशा ने हॉर्मुज को पार कर लिया है। और ग्रीन आशा की अगर हम बात करें तो 20,000 टन एलपीजी इस पर सवार है और ये हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने वाला नवा भारतीय टैंकर है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो 8 जहाज जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले ही पार कर चुके हैं। और इससे पहले अगर 8वें की हम बात करें तो ग्रीन सानवी जिसका नाम है, वो आज भारत पहुंच जाएगा, जिसके ऊपर 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है। तो सीधे तौर पर एक और जहाज अब भारत की ओर आ रहा है और आज वो भारत पहुंच जाएगा और इसके साथ ही नवा जहाज जो है उसने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया और वो भी बहुत जल्दी भारत पहुंचेगा। तो जहां एक तरफ अगर हम देखें तो हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने के लिए कई सारे जो जहाज हैं वो वहां पर कतार में लगे हुए, वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत के जहाज एक एक करके हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है और आज इस संघर्ष का 38वां दिन है और 38वें दिन के साथ ही अगर हम देखें तो इसका वैश्विक स्तर पर काफी खासा असर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो ओपेक जो समूह है उसके देशों की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। ओपेक समूह के देशों ने फैसला लिया है कि जो तेल का उत्पादन है उसे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि वैश्विक स्तर पर जो स्थिरता है तेल को लेकर वो बनी रहे। मई में तेल उत्पादन जो है वो बढ़ाया जाएगा और तेल उत्पादन बढ़ाने की अगर हम बात करें तो ओपेक देशों की तरफ से ये फैसला लिया गया। ओपेक देश के जो 8 देश हैं उन्होंने ये फैसला लिया, जिसमें 2.06 लाख बैरल प्रतिदिन की ये बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे सीधे तौर पर अगर हम देखें तो तेल बाजार को स्थिर करने की ये एक कोशिश ओपेक की तरफ से की गई है। और इसी पर हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में आपको बता दें कि जेएनयू से स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डॉक्टर राजन कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम न्यूज पंच में। डॉक्टर राजन जी, सीधे तौर पर 38 दिन से ये संघर्ष लगातार जारी है, दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले भी कर रहे हैं, लेकिन इसका वैश्विक स्तर पर असर भी बहुत खराब पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब हाल ही में अगर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है, मंगलवार रात 8 बजे तक का। जी बिल्कुल कृतिका, मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बता दूँ कि जो अभी जो सिचुएशन है वेस्ट एशिया में कि जिस ढंग से वॉर चल रहा है, तो लग रहा था कि कुछ सीज़ फायर की जो क्लेम्स हो रहे थे, काउंटर क्लेम्स हो रहे थे, ट्रम्प भी उसका क्लेम कर रहे थे। लगता है कि वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे युद्ध के काफ़ी बढ़ने की संभावना है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो 2 बातें हैं, जो ट्रम्प ने अपने जो सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पेज जो उन्होंने पोस्ट किया था, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया, एक डेडलाइन दिया है कि अगर मंगलवार के शाम तक 8 बजे तक, यानी कि उस पे अगर नहीं कार्रवाई होती, यानी कि हॉर्मुज़ को ईरान नहीं खोलता है, जी। तो उसमें उसकी कार्रवाई में वो वहाँ पे एक नरक जैसा सिचुएशन वहाँ पे पैदा करेंगे। और जिसमें उन्होंने सीधी तरीके से धमकी दी है कि वहाँ के जो पावर प्लांट्स हैं, जो एनर्जी सप्लाई के पावर प्लांट्स होते हैं हर एक देश में, तो उस पे हमला किया जाएगा। और उनके जो ब्रिजेज़ हैं, यानी कि उन्होंने बोला कि पावर डे, ब्रिज डे, तो इसको मिला के वो जो हमले अभी तक नहीं किए जा रहे थे, जी। और उस पे सीधे तो हालाँकि एक ब्रिज को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज को पहले भी वो कर चुके हैं। लेकिन जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको माना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से देखेंगे तो युद्ध में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सिविलियन में ज़्यादा उसका प्रयोग होता है, तो उसको डैमेज नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का दोनों तरफ से काफ़ी उल्लंघन हो रहा है। तो बिल्कुल। वैसे में ट्रंप ने धमकी दी है कि उनके जो पावर प्लांट्स हैं और जो ब्रिजेज़ हैं, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा और एक नरक जैसी स्थिति पैदा कर दी जाएगी। और चूँकि उसका डेडलाइन दिया है, तो यह मान के चलें कि सीज़ फायर नहीं हो रहा है और डेडलाइन भी काफ़ी करीब आता जा रहा है। तो वैसे में ईरान भी रिटेलिएट, अगर अमेरिका ऐसा हमला करता है, जिसकी संभावना है, तो वैसे में ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। जी। और ईरान अमेरिका पे तो नहीं पहुँच सकता है, तो वहाँ पे वो क्या कर, अमेरिकन जो बेसेस हैं उसको हमला करने की कोशिश कर रहा है। ख़ासकर आपने देखा है कि कतर और यूएई में और बहरीन में काफ़ी ज़्यादा हमले किए हैं। और उन्होंने यह भी बोला है कि उनके भी जो कॉर्पोरेट हैं, जैसे कि अमेज़न या गूगल इत्यादि जो हैं, उन पे हमले किए जाएँगे। उनके जो डिसैलिनेशन जो प्लांट्स होते, जो कि पानी बनाने, जानते हैं इन सारे जी। देशों में पानी का बहुत पीने का पानी की जी। बहुत बड़ी समस्या होता है, तो वहाँ पे प्लांट्स होते हैं। तो वैसे बिल्कुल। में उन प्लांट्स पे हमला किया जाएगा, यानी कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोनों तरफ से हमला होने की संभावना है।
और यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है, केवल वेस्ट एशिया के लिए नहीं, जी। पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि पूरे विश्व से यहाँ पे सारे देशों के लोग और वहाँ के जो इन्वेस्टमेंट है, हुँ, सारे देशों के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, पूरे विश्व का इन्वेस्टमेंट है। वैसे में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। जी। और जो अभी शिप्स आ भी रहे हैं दूसरे हुँ, देशों के, जैसा कि आपने देखा कि ईरान अभी कुछ देशों के लिए वहाँ पे शिप्स बोला है कि वो जा सकते हैं। उनके जी जो बिल्कुल। फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, भारत के भी शिप्स, नौमा शिप जैसा जी। कि आपने बताया अपने प्रोग्राम में, तो वो भी बाधित हो सकता है अगर यहाँ पे युद्ध बढ़ता है तो। और युद्ध के बढ़ने की काफ़ी संभावना है, मैं बता दूँ। इसके साथ ही डॉक्टर राजन, अगर हम देखें तो जहां एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने के लिए कई सारे जहाज वहां पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, जिसकी कई सारी तस्वीरें भी हमने देखी, वहीं दूसरी तरफ भारत के जो जहाज हैं वो एक एक करके हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर रहे हैं। नवे जहाज ने हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया है, जिस पर एलपीजी लदी हुई है। और ऐसे में क्या भारत की रणनीति को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वो भी लगातार बाकी अन्य देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जी देखिए, भारत की जो नीति है, वहाँ पे हम इस युद्ध में नहीं फँसना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस युद्ध का प्रभाव पूरे भारत पे पड़ रहा है, ये भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जिस ढंग के एनर्जी पे दबाव अब बनता जा रहा है। तो वैसे में जो भारत की रणनीति यह है कि दोनों पार्टी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। और अभी आपने देखा अपने प्रोग्राम में भी आपने जिस ढंग से बताया, और वो एक सही स्ट्रैटेजी है कि हम जो अराक़ची से बात किया, फिर कतर के लीडर से बात की, यूएई में चूँकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं हमारे, तो यूएई के लोगों से भी वहाँ पे बात की। कोई भी अगर समस्या पैदा होती है तो हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। एक तो कि एनर्जी की जो समस्या अगर पैदा होती है वहाँ पे, तो उसको हम कैसे इन सारे देशों से डील की बातचीत हो रही है वहाँ पे हमारे। और दूसरा कि इस युद्ध का जो प्रभाव है उसको कैसे रोका जा सकता है। ख़ासकर जो पड़ोसी देश हैं, जहाँ पे कि भारत के, आप जानते हैं पश्चिमी एशिया में लगभग 1 करोड़ के आस-पास लोग हैं। तो वैसे में उन इस प्रभाव को, जो युद्ध का फैलता प्रभाव है, उससे हम अपने लोगों को और अपनी जो एनर्जी के इश्यू हैं उसको कैसे बचा सकते हैं। इसके लिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तीनों देशों से बातचीत की है। और जो हमारी न्यूट्रैलिटी की पॉलिसी, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी पॉलिसी है कि इस युद्ध में कैसे जो दूसरी पार्टीज़ हैं, उसको कैसे वहाँ पे एक तरह से एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए, जिससे बातचीत की संभावना पैदा हो। अभी जी। ब्रिटेन ने भी एक हॉर्मुज़ खोलने के लिए एक देशों का एक बुलाया था, मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कि हम भी शामिल हुए थे, 40 से 10 ज़्यादा देश शामिल हुए थे। तो हम जो एक अल्टरनेटिव प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके माध्यम से जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हैं, जो हम्म। वार के प्रभाव है, उसको कम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारी विदेश नीति न्यूट्रल है वहाँ पे, वार सॉल्व होने की है। लेकिन साथ ही हम कोशिश यह कर रहे हैं कि कैसे एक तरह से माहौल तैयार हो, जहाँ पे कि बातचीत की संभावना बने, और कम से कम जो इसके प्रभाव हैं, जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनको उससे कैसे रोका जा सके, इसके लिए हम वहाँ के लीडर से बातचीत कर रहे हैं। जी। इसके साथ ही डॉक्टर राजन, एक आखिरी सवाल और मैं लेना चाहूंगी इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, कि लगातार धमकी पर धमकी तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे ही रहे हैं। कभी 10 दिन की धमकी, कभी 48 घंटे की धमकी, और अब एक बार फिर से चेतावनी दी गई है। लेकिन ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और कह रहा है कि हम पे धमकियों का कोई असर नहीं होगा, और अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी प्रकार का कोई भी हमला होता है तो हम उसका पूरी तरीके से, पूरी शक्ति के साथ जवाब भी देंगे। और अमेरिका के साथ साथ जो अमेरिका के जो ठिकाने हैं और जो लोग उनको साथ दे रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, उन पर भी निशाना साधा है। जी, बिल्कुल। देखिए, अमेरिका यहाँ पे थोड़ा-सा फँसता हुआ नज़र आ रहा है, हुँ। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो ट्रम्प के जो पोस्ट में उन्होंने जो पोस्ट किया है ट्रुथ सोशल में, तो काफ़ी यानी गालियों का भी प्रयोग किया जी, है। मैं बिल्कुल। उसको यहाँ पे नहीं बोल सकता आपके दर्शकों के सामने। लेकिन इस ढंग का जो है, एक तरह से कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। हुँ। अमेरिका यहाँ पे देखिए 2-3 कारण हैं जिससे कि फँसता हुआ नज़र आ रहा है। एक तो कि वो ट्रम्प के जो स्टेटमेंट है, पहले तो काफ़ी बदलते रहते हैं। लेकिन बिल्कुल। अमेरिकन ब्रॉडर स्ट्रैटेजी की बात करूँ, तो उनको 3 तरह का डर है। एक बोला जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से बताऊँ, तो एक इंट्रैपमेंट, कि आप फँसते हुँ। जा रहे हैं, उसमें फँस जा रहे हैं, वहाँ पे जो क्वागमायर है, दलदल है, उसमें आप फँसते जा रहे हैं। और मैं पहले अमेरिका सोचा था कि हम 2 वीक, 3 वीक में वहाँ पे से वापस चले जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा एक बोला जाता है कि अबैंडनमेंट शब्द का प्रयोग होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जिसको मतलब कि जो लोग आपको छोड़ देते हैं। तो जो उनके जो एलाइज़ हैं, जो उनके जो सहयोगी देश थे, यूरोपियन देश इत्यादि ने उनको मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम ये हमारा युद्ध नहीं है, और हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जी। तो वही में उनको लग रहा है कि हमारे जो देश हैं, जो सहयोगी राष्ट्र, वह भी वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और अमेरिका की जनता भी इस पॉलिसी को, वहाँ पे आप देखेंगे लगभग 62% लोग वहाँ पे इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अबैंडनमेंट भी उनको लग रहा है ट्रम्प को। और तीसरा कि जो एक कॉस्ट होता है, कि ईरान ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है, उसमें
में कि अमेरिका का कॉस्ट कैसे बढ़ा दिया जाए, अमेरिका के वॉर का कॉस्ट कैसे बढ़ा दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो पड़ोसी देश हैं, उस पे उनके जो पश्चिमी एशिया के जो सहयोगी देश थे, उन पे हमला उन्होंने करना शुरू कर दिया है और उससे वहाँ पे काफ़ी घबराहट है। और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट, अमेरिका की जो पूरी पश्चिम एशिया की नीति है, वह उससे प्रभावित हुई है। और जो कुछ दिन अब जो अमेरिकन जो हवाई जहाज़ हैं, जी। उनके जो फाइटर फाइटर उस पे भी हमला हुए हैं, तो उससे भी उसका नुकसान हो रहा है। तो पूरी तरह से इसमें अमेरिका का भी काफ़ी नुकसान होता जी दिख रहा है वहाँ बिल्कुल। पे। और ट्रंप भी इस पॉलिसी को कैसे डील करें वो समझ नहीं पा रहे हैं। और खासकर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो बाकी जो देश हैं वह उनको जी। वहाँ पे साथ नहीं है। तो ऐसे में एक तरीका बनता है कि बातचीत जी का ही तरीका अल्टीमेटली सॉल्व किया जा सकता है। और बिल्कुल। पूरे विश्व पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, केवल वो वेस्ट एशिया तक सीमित नहीं है। जी। फूड फूड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन जी बढ़ता जा रहा है, एनर्जी का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल। इसलिए सारे देशों पे इसके प्रभाव दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन, अपना कीमती समय हमारे आज के इस खास कार्यक्रम को देने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज 38वां दिन है इस संघर्ष का, और फिलहाल ये संघर्ष रुकता हुआ कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। आगे आने वाले समय में ये संघर्ष और बढ़ता हुआ नजर ही आएगा। और सीधे तौर पर भी इस समय हर किसी की नजर है कल पर, क्योंकि कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल तक का अल्टीमेटम दिया है ईरान को कि या तो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया जाए, नहीं तो फिर वार होगा। और मंगलवार ईस्टर्न टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो मंगलवार शाम 8 बजे तक का ये समय दिया गया, जिस पर हर किसी की नजर लगातार बनी। और इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज पंच में और अब बात करते हैं असम की, जहां विधानसभा चुनावों को लेकर जोरों शोरों से चुनाव प्रचार हो रहा है। तो वहीं राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं और चुनाव से पहले ही असम में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया, जिसके बाद वहां सियासी हलचल तेज हो गई। और इस आरोप के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत ने इसे साजिश बताया, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और साथ ही कई दस्तावेजों में डिजिटल छेड़छाड़ का भी दावा किया गया है। दावा करके कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा है उसका पर्दाफाश किया। तो वहीं मुख्यमंत्री की पत्नी ने भी करारा जवाब देते हुए कहा कि किसकी तपस्या में कमी रह गई। करेंगे चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से भी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिनिकी भुइयां शर्मा का कांग्रेस को जवाब। तो सीधे तौर पर यह करारा जवाब दिया गया है और कहा है कि मुझे उम्मीद थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके की बात नहीं करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा, आपराधिक आरोप लगाए जा रहे हैं, हम इस मामले को अदालत में लेके जाएंगे। आपकी सिर्फ तपस्या में ही नहीं बल्कि AI जनरेशन और फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई है। मुझे उम्मीद थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता बुनियादी सावधानी बरतेगा, ना कि मनगढ़ंत पासपोर्ट और दस्तावेजों की घटिया जो तस्वीर है वो पेश करेगा। तो ये पूरा करारा जवाब इस समय दिया गया है हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी की तरफ से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके ये बात उन्होंने कही है। लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी पलटवार किया और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस के भीतर गहरी हताशा और घबराहट की बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो कमजोर हो रहा है, पूरी तरह से खारिज करता है ये हर आरोप। और इसके साथ ही उन्होंने असम की जनता को गुमराह करना मकसद है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और साथ ही उन्होंने कहा, और इसके साथ ही जो कांग्रेस का पूरा प्रोपेगेंडा है उसका भी पर्दाफाश करते हुए इस दौरान मुख्यमंत्री नजर आए। सबसे पहले सरनेम मिसमैच की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आधिकारिक शर्मा की जगह शर्मा का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साधारण फोटो यानी कि जो फोटो है इन पासपोर्ट में तस्वीर स्टैंडर्ड बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं है। UAE ID की गड़बड़ियां उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि ID का जो क्रम है वो जन्म के अपेक्षित वर्ष के पैटर्न से मेल ही नहीं खाता है। UAE ID में जो गड़बड़ियां आई हैं वो उन्होंने बताया, कार्ड पे इजिप्ट लिखा है जबकि MRZ में अलग होता है। प्रिंटेड फील्ड है और MRZ के बीच एक्सपायरी डेट में जो है उसमें भी अंतर उनकी तरफ से बताया गया। इजिप्ट का जो पासपोर्ट है उसमें पासपोर्ट नंबर, प्रिंटेड फील्ड और MRZ के बीच में कोई भी मेल नहीं, यानी कि ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से फोटोशॉप का इस्तेमाल करके ये आरोप लगाया गया। स्पेलिंग की गलतियां उन्होंने बताई
और कहा कि किसी भी वास्तविक रिकॉर्ड से ये मेल नहीं खाते हैं। टाइटल डीड का QR कोड जो है वो अमान्य है, वो मेल ही नहीं खा रहा है। तो सीधे तौर पर पूरी तरह से पर्दाफाश करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा नजर आए, जिस तरीके से 3 पासपोर्ट का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था। और अब इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमलावर होती हुई नजर आ रही है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट हैं। One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? वर्तमान कांग्रेस के सर्वोच्च नेता सर्वाधिक विदेश में भ्रमण करते हैं, यानी जिनके पासपोर्ट पे सबसे ज्यादा ठप्पे हैं, और सर्वाधिक भारत विरोधी शक्तियों के साथ गलबैयां करते हैं, उस कांग्रेस पार्टी ने हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के ऊपर निराधार, तथ्यहीन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाने का अत्यंत निंदनीय और गिरा हुआ काम किया है। और इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी सुख जुड़ रहे हैं असम से, और साथ ही हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट अभिजीत देव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अश्विनी, आपके पास में आना चाहेंगे, आखिर ये पूरा माजरा क्या है? क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया 3 पासपोर्ट का, और वहीं दूसरी तरफ इस आरोप का पर्दाफाश भी हेमंत बिस्व शर्मा ने किया है। निश्चित तौर से अगर देखें तो कांग्रेस की तरफ से सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाए गए, और वो आरोप किसी सामान्य नेता ने नहीं, जो मीडिया प्रभारी है पवन खेड़ा ने लगाए। उसके बाद त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि पूरी तरीके से मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, फर्जी है, और ये कांग्रेस की हताशा है। कल देर रात जो है रिनिकी भुइयां शर्मा ने FIR दर्ज करा दिया है। FIR दर्ज कराने के बाद उन्होंने कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, जांच चलेगी। आज हेमंता बिस्व शर्मा ने स्पष्ट तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा है कि जो पासपोर्ट की बातें हैं जी, UAE का जो पासपोर्ट है वो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू और पुलिस के थ्रू केंद्र सरकार के मार्फत ये क्लियर किया जा चुका है कि वो पूरी तरीके से फर्जी है, पूरी तरीके से गलत है। अन्य 2 जो पासपोर्ट है वो भी आने वाले 1-2 दिनों में डिप्लोमेटिक चैनल से वहां से क्लियर कर लिया जाएगा कि उनकी वस्तुस्थिति क्या है। स्पष्ट तरीके से हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि जिस तरीके से मनगढ़ंत, फर्जी, बेबुनियाद राजनीति से प्रेरित आरोप तो है ही है, साथ ही साथ ये आपराधिक कृत्य भी है, फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी की मानहानि करना और किसी की छवि बिगाड़ना। तो अब FIR अगर दर्ज हो चुका है तो निश्चित तरीके से उन्होंने कहा कि हम दीवानी मुकदमा भी करेंगे, आपराधिक मानहानि का भी मुकदमा करेंगे। तो आने वाले दिनों में तफ्तीश होगी और जांच से स्पष्ट होगा। जो 52,000 करोड़ रुपए $52,000 करोड़ के जो एसेट की बात और कंपनी के उसकी बात है, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री 20 साल में इतना कमा ही नहीं सकता है, असम का बजट ही इससे कम है। जिस तरीके के शेल कंपनियों के जो आरोप लगाए उसको उन्होंने निराधार बताया, फर्जी पासपोर्ट को उन्होंने पूरी तरीके से निराधार बताया। बिल्कुल सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि फोटोशॉप का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं एक नया राजनीतिक रंग देने की कोशिश कांग्रेस इस दौरान करती हुई नजर आई है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अभिजीत देव भी लगातार बने हुए। अभिजीत जी, सीधे तौर पर जो राजनीति हो रही है इस वक्त असम में, 9 तारीख को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले इस तरीके से आरोप लगाना, वो भी फोटोशॉप का इस्तेमाल करके, और मनगढ़ंत आरोप लगाना, कैसे देखते हैं इसको राजनीति में आप? असम की जो अभी चुनाव 2 दिन ही बाकी है, आज कल चुनाव प्रचार बंद खत्म होगा, तो ये एक आप बोल सकते हैं चुनाव से पहले एक सरगर्मी है यहाँ पे। कांग्रेस ने जैसा कल एक सनसनीखेज आरोप लगाया था, उसके ऊपर वो जो राजनीतिक जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है उसको वो गरमाया हुआ है ये स्पेशली। और जो कल आप यहाँ पे चुनाव प्रचार भी खत्म होने वाले हैं, तो आज सीएम ने भी, हेमंत बिस्व शर्मा ने भी सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कल उनके पत्नी ने जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कांग्रेस से, उन्होंने केस फाइल किया है। तो ये एक चुनावी प्रक्रिया में अभी आप बोल सकते हैं ये इशू आने के बाद एक चुनावी सरगर्मियां और बढ़ गई है, और अभी देखना है जो आगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सीएम ने आज, हेमंत जी ने आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब जितने एलिगेशन थे सभी खारिज किए हैं,
और काफी सारे एविडेंस भी वो रखे हैं जो पब्लिक डोमेन में जो डिस्क्रिपेंसीज वो बता रहे हैं। सो यही बात है, अभी ये चुनावी सरगर्मियों के बीच में ये ऐसा एक खुलासा जो कांग्रेस ने जो आरोप लगाया और उसके ऊपर सीएम ने आज वो आरोप को खारिज किया, तो देखना है आगे जाके इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। इसके साथ ही अश्विनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर असम में इस वक्त राजनीतिक माहौल जो है वो काफी गर्म हो चुका है। ऐसे में नजर असम की राजनीति पर लगातार हमारी बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।